चला गया वो? 4 बातें सुनाकर भेजना था उसे, मुंह उठाकर चले आते हैं। आजकल के लोगों को जरा सी शर्म नहीं है। उम्र देखो और ख्वाहिशें देखो इसकी। और सुनो, सानिया के सामने कोई बात मत करना। नहीं अम्मी, अब अगर एक रिश्ता आया है और सही वक्त पर आया है तो हमें इसे कंसीडर करना चाहिए। और मैं इस हवाले से ज़ेबा बाजी से बात करूंगा। ये एक मुनासिब रिश्ता है। उसकी बातें तो हमारे दिमाग पे भी असर कर गई हैं लगता है। दिमाग खराब हो गया है। अम्मी, अगर यही रिश्ता आपने उस वक्त किया होता तो ज़ेबा बाजी को ऐसी जिंदगी ना गुजारनी पड़ती। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है अम्मी। मैंने ज़ेबा बाजी को ख्वारी काटते हुए देखा है और मैं नहीं चाहता कि वो अपनी सारी जिंदगी ऐसी ही ख्वार होती रहे। लेकिन ज़ेबा बाजी तो पढ़ना चाहती थी ना अम्मी। उस्मान, ये सही वक्त है? खुद बताओ, सही वक्त है ये? अगर पढ़ लिख गई होती तो आलिया की तरह ज़ेबा बाजी का भी किसी अच्छे घर में रिश्ता हुआ होता, किसी अच्छे घर में शादी हो गई होती। मैंने अपनी बहन की जिंदगी का सारा वक्त देखा है अम्मी। पसंद करना या अपनी मर्जी से शादी की ख्वाहिश करना कहाँ गलत है अम्मी? कहाँ लिखा है कि ये सब गलत है? मुझे याद है इस लड़के ने शायद एक रुमाल पर मेरी बहन को एक नंबर लिखकर दे दिया था और आप लोगों ने बस फटाफट ज़ेबा बाजी को यहाँ से निकालने की बस भगाया आप लोगों ने ज़ेबा बाजी को। क्या कसूर था एक रुमाल? ज़ेबा बाजी उस्मान बेटा, इतना तो देख लो कि जवान बच्चों की माँ है, एक बेटी ब्याही है उसने। मैं उसकी मदद करना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर सकता था। लेकिन अब मैं मदद कर सकता हूं और मैं करूंगा। 24 साल उसने अपनी जिंदगी के जहन्नुम में गुजार दिए। एक कम उम्र भाई के तौर पर किसी से दोस्ती कर रही है, अफेयर चला रही है। नहीं ना, निकाह। दुनिया को क्या मुंह दिखाएगी वो? एक बार ज़ेबा बाजी की जिंदगी को गैरत ने डुबो दिया है। दुनिया क्या करती है आपके लिए? बाकी सबकी शादियां करनी है। दूसरी बार इस झूठी गैरत के चक्कर में मैं अपनी बहन की जिंदगी नहीं डुबोने दूंगा अम्मी। क्या किया इस दुनिया ने? ये क्या दुनिया को क्या मुंह दिखाना है हमने? लेकिन हमें उसे मनाना और समझाना होगा। जब मेरी बहन के बच्चे अपने घर पर भूखे फाके काट रहे थे तो इस दुनिया ने उनके घर में राशन डाला। कि जब मेरी बहन मुसीबतों में थी, जब मेरी बहन मुश्किलात में थी तो इस दुनिया ने क्या किया उसके लिए? दुनिया को बकवास करने के अलावा क्या आता है हमें? बस 4 दिन ये दुनिया बातें करेगी, उसके बाद इनका मुंह बंद। निकाह में, और वो भी वो नहीं करना चाहती। आप ही की तरह उसने भी इनकार कर दिया है कि दुनिया क्या कहेगी। क्या गलत कर रही है यार? झूठी इज्जत, झूठी गैरत, बस कर दें यार इसे। तो ना परेशान, बस मेरी जान। आपको पता है मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक रेडी से की है, ठेले से। प्लास्टिक का सामान बेचा करता था उसमें। गुर्बत इतनी थी कि वालिद साहब इसके अलावा कोई काम करवा भी नहीं सकते थे। तालीम भी ऐसी जैसे पूरी की है बस। ऐसे ही एक दिन प्लास्टिक का सामान बेचते बेचते तुम्हारी आंटी पर नजर पड़ गई। दिल में उतर गई यार, पहले लम्हे में दिल को भाग गई। लेकिन वो थी मोहल्ले के सबसे अमीर आदमी की बेटी, 2 मंजिला मकान वाला घर। एक रेडी वाला कैसे हिम्मत कर सकता था उनके घर रिश्ता भेजने की? लेकिन पसंद भी बहुत आई थी। पता नहीं मेरी क्या खुशकिस्मती थी कि मैंने जुर्रत करके उनसे अपने दिल की बात कह दी। तुम्हें भी पता होगा कम उम्र लड़कियां तो भोली मासूम होती हैं ना, बेवकूफ होती हैं। उसके अब्बू तो मुझसे शादी करने पर तैयार ही नहीं थे। उसकी ऐसी ऐसी शर्तें रखी उन्होंने, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी लाओ, वो भी लाओ। वो अपने से प्यार करने वाले के घर को। नाजरीन, यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ेबा
बैंक से बाहर निकलती हैं क्योंकि उनका बैंक में कुछ काम था जिस पर वो वहाँ से कुछ पैसे निकालती हैं। ज़ेबा जैसे ही बाहर आती हैं तो बाहर बैठा शख्स उनसे कहता है कि ज़ेबा सिस्टर, अरे आप। तो ज़ेबा उनको देखकर भी हैरान हो जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि यहाँ कैसे। सबसे पहले उन दोनों के दरमियान सलाम का मुतालमा होता है। वो दोनों एक दूसरे पर सलामती कहते हैं। वो शख्स कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ज़ेबा कहती हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ेबा का ये रवैया देखकर वो शख्स पूछने लगता है कि आखिर क्या वजह है, आप हमसे क्यों नाराज़ हैं? हमसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से आप हमसे नाराज़ हैं? अगर कोई गलती हमसे हुई है तो मैं उस पर आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। अगर आप मुझे अपनी गलती के बारे में बता दें तो एक बार फिर मैं आपसे मुआफ़ी तलब करने के लिए तैयार हूँ। जिसके जवाब में ज़ेबा उससे कहती है, क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ आपने बहुत अच्छा मेरा साथ दिया। जिस तरह तुमने मेरा साथ दिया है मैं उस साथ को कभी नहीं भूल सकती। मैं तुम्हारा सारी जिंदगी ये एहसान नहीं उतार सकती। जिसके जवाब में वो शख्स ज़ेबा से कहता है कि नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा फर्ज बनता था। हर भाई अपनी बहन को अपने घर में खुश देखना चाहता है। मुझसे जितनी भी कोशिशें हुई हैं मैंने आपके लिए कोशिशें की हैं। बाकी हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है। जो वो चाहता है बिल्कुल वैसा ही होता है। हम इंसान तो अपनी तरफ से कोशिशें करते हैं, बाकी सब कुछ करने वाली ज़ात तो मेरे अल्लाह की है। बस जिसके बाद ज़ेबा कहती है कि हाँ बिल्कुल, बस मेरा वहाँ वक्त ख़त्म हो गया था। मेरा वहाँ पर जितना भी दाना पानी लिखा हुआ था सब का सब वहाँ पर ख़त्म हो गया था। हाँ, मुझे आपकी, जिस पर वो शख्स कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही है ज़ेबा भाभी, मुझे आपकी और भाई जामी की तलाक के बारे में पता चल गया था। ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते हैं क्योंकि जामी बार बार आपको जलील करता था, बार बार आपको मनाकर अपने घर ले आता और फिर आपके साथ वही सलूक करता जिसकी आप हकदार ना होती। आपके जवान बच्चे थे, लेकिन जामी को ये बात समझ हरगिज नहीं आ रही थी और वो बार बार आपके साथ वही नरावा सलूक रखता था। मुझे भी ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। मैंने जामी भाई को भी कई बार समझाया, लेकिन उनके दिमाग में ये बात बिल्कुल नहीं आती थी। आप जैसी खातून की उसने बेकदरी की है। आप देखना वो ज़रूर पछताएगा। उसकी जवान औलाद है, उसे ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। आप जैसी खातून तो किसी किस्मत वाले शख्स के ही नसीब में आएगी। ये कहकर ज़ेबा कहती है कि जी सब अब ख़त्म हो गया है, हमारी तलाक हो गई है। आप बताएं आप कैसे हैं, वर्दा कैसी है? जिसके जवाब में वो शख्स ये सुनकर कुछ देर के लिए तो खामोश हो जाता है और फिर ज़ेबा को जवाब देते हुए कहता है कि वर्दा बिल्कुल ठीक है, अपने घर में मस्त है। वो अपने वालिदैन के घर है। अब उसकी और मेरी भी तलाक होने वाली है। ये सुनकर ज़ेबा हैरान रह जाती हैं और पूछती हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी और उसकी तलाक? तुम्हारी शादी को दिन ही क्या हुए हैं? अभी तो तुम्हारा बच्चा पैदा होने वाला है और तुम वर्दा को तलाक देने वाले हो। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो मेरी बात सुनो, मेरे और मेरे शोहर के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो तुम जानते हो कि जामी किस तरह का था। मैंने बहुत कोशिशें की हैं उसे समझाने की कि हमारी जवान औलादें हैं, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। तुम जो कर रहे हो ये गलत है, सरासर गलत है। हर कोई उसे यही कहता, हर कोई उसे धुतकारता था, लेकिन नहीं मालूम कि उसके दिमाग में ये बात आखिर क्यों नहीं बैठती थी। उसे अपनी जवान औलाद नजर क्यों नहीं आ रही थी।
मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही है। अगर मेरे और मेरे शोहर के दरमियान जो ताल्लुकात खराब हुए हैं तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और वर्दा के दरमियान ये ताल्लुकात खराब हों। क्यों? जिस पर जवाब देते हुए वो शख्स कहता है कि सिस्टर ज़ेबा, इस क्यों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि शायद मैं उनके मयार पर, उनकी तवक्कात पर पूरा नहीं उतर सका। जिसके वो कहता है कि मैं बार बार नौकरी तलाश कर रहा था, मुझे पाकिस्तान में कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, मैं मजबूर था, आखिर मैं क्या करता। लेकिन उसके वालिदैन मुझे बार बार इस बार पर इसरार करवा रहे थे कि मैं दुबई चला जाऊं। मेरे पीछे बूढ़ी माँ और एक जवान बहन है। आप खुद सोचें, मैं इन्हें पीछा अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं वर्दा के लिए वो तमाम चीजें पूरी करता था जो उसकी जरूरियात होती थी। इसके बावजूद भी उसने अपने माँ बाप का फैसला माना, अपने माँ बाप की उसने मानी और वो यहाँ से चली गई। मैं एक गरीब उसका खावन था, लेकिन मैं उसके लिए मजदूरी करता था, उसके लिए फ्रूट्स लाता था, लेकिन वो मेरी बात पर यकीन नहीं करती थी। बार बार मुझे ताने देती थी कि तुम्हारी तो नौकरी भी नहीं है और तुम अपने बच्चे को कैसे पाल सकोगे। ये बातें मेरी दिल पर लगती थीं। मैंने बहुत सब्र किया, उसे समझाया कि ऐसी बात नहीं है, पूरी जिंदगी हम ऐसे नहीं रहेंगे। एक न एक दिन तो अल्लाह के हुक्म से मेरी जॉब जरूर लग जाएगी और हम खुशी से रहेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे। क्या तुम्हें ये बात नहीं है मालूम? लेकिन तुम फिर भी अपने वालिदैन की बातों को तरजीह देते हो। आपको तो पता है कि उसके वालिदैन मुझ पर प्रेशर बना रहे थे। हत्ता कि मेरी वालिदा जब वर्दा को मनाने उसके घर गई थी तो उसकी वालिदा ने खुद ये इकरार किया कि अगर तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को नहीं पाल सकता तो तुम उसे तलाक दे दो। ये बात मेरी वालिदा ने आकर मुझे बताई। पहले तो मेरी वालिदा के दिल पर क्या गुजरी ये मुझे मालूम है, लेकिन वो लोग तो ये समझते हैं ना कि मेरी वालिदा मुझे वरगला रही है। आखिर उन्हें कौन समझाए? मुझे तो इस बात की समझ भी नहीं आ रही है कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। मैं उनके लिए सब कुछ करता रहा, लेकिन उन्हें मेरा करता कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये कहकर वो खामोश हो जाता है और इसी के साथ जिस पर ज़ेबा कहती है, ये कैसे हो सकता है? आखिर तुम इतने अच्छे बेटे हो, इतने अच्छे भाई हो, आप जिम्मेदारियां उठाते हो, बहुत हमदर्द भी हो। ये कैसे मुमकिन है कि आपकी बीवी का आपको ख्याल ना आए? तुम इतने अच्छे लड़के हो, मैं तुम्हें जानती हूँ। आखिर ये कैसे हो सकता है? मेरे नज़दीक उन्होंने बहुत गलत किया है, बहुत गलत। उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। जिस पर वो कहता है कि बिल्कुल शायद उनके नज़दीक ख्याल रखना कुछ और ही मायने रखता है। सिस्टर ज़ेबा, आप कभी मेरे घर आए ना, अगर आप चाहें तो मैं वर्दा से बात करके देख लूं। ज़ेबा उससे कहती है, अगर तुम चाहते हो तो मैं ज़ेबा से बात कर लूंगी। तुम चाहते हो तो मेरे लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। उम्मीद है कि वर्दा मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ पाएगी, क्योंकि मैं इस दर्द से निकल चुकी हूँ और मैं मजीद तुम्हें भी इस दर्द में नहीं रखना चाहती। जिस पर वो कहता है कि लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। मैं बहुत सी बातों पर सब्र कर चुका हूँ, मैंने समझौते किए हैं और जुदाई भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैंने एक अच्छे इंसान और शोहर की हर जिम्मेदारी निभाई है, बल्कि मैंने अपनी इस्तात से बढ़कर करने की कोशिश भी की है। लेकिन कुछ औरतें और उनके मुतालबे इंसान को थका देते हैं। वर्दा ने मुझे थका दिया है। मैं समझता था कि शादी बहुत आसान चीज है। मैंने सोचा था जैसे मैं अपने माँ और बहन को खुश रखता हूँ, वैसी ही बीवी को भी खुश रख लूंगा। बीवी आखिर मांगती ही क्या है? मैं तो यही सोचता था और इसी सोच ने मुझे यही कहा। मैं गलत था। सिस्टर ज़ेबा, कुछ औरतों को शोहर की जरूरत ही नहीं होती, उनके लिए उनके बाप भाई ही काफी होते हैं। और जब तक वो अपने वालिदैन
और भाइयों की जगह किसी और को देने के काबिल होती हैं तब तक वो मर्द के दिल से उतर चुकी होती हैं। ये बात मैं उसे 1000 बार समझा चुका हूँ। आप और मैं शायद एक ही कश्ती में सवार हैं, बस फर्क ये है कि हमारे जिन्स मुख्तलिफ हैं। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो बहुत मुबारक है। नासिर बेटा, सुबह बिल्कुल ऐसी ही बात है जिस पर वो यानी के गाड़ी में सवार हो जाती है, लेकिन उसे उस शख्स की बातें याद आ रही होती हैं जो वो तमाम बातें याद कर रही होती हैं। इसी के साथ वो यानी के शख्स कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरी एक अच्छी कंपनी में जॉब लग चुकी है। मेरी इतनी तनख्वाह है कि मैं उस तनख्वाह से अपना घर पाल सकता हूँ। मेरे पास अब अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम चीज़ें हैं जो अगर वर्दा मेरे साथ होती तो मैं उसे वो चीज़ें दे सकता था, लेकिन शायद ये चीज़ें उसकी किस्मत में नहीं थी। शायद वो मेरा साथ नहीं दे सकती थी, शायद वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। इसी के साथ वो एक दूसरे से यही बातें कर रहे होते हैं और इन्हीं बातों की वजह से वो कहता है कि अब हमारे दरमियान ये सब कुछ हो रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वर्दा का घर दिखाया जाता है, जहां पर वर्दा की वालिदा अपने बेटे से कहती है कि सब तारीफ अल्लाह के लिए है, बहुत बहुत मुबारक हो। नासिर बेटा, सुबह उठकर सबसे पहले अल्लाह के नाम पर तुम्हें सदका देना है, क्योंकि उसे ये खुशखबरी मिल चुकी होती है कि मेरा बेटा अब बाप बनने वाला है। शादी के फौरन बाद अल्लाह ने इतनी खुशखबरी दी है। अल्लाह मेरे बच्चों को नजरे बद से बचाए। वैसे अम्मी डॉक्टर की रिपोर्ट मिलते ही हमने सबसे पहले यही किया था और अनीला के वालिदैन ने भी आज सदका दे दिया है। सब तारीफ अल्लाह के लिए। आंटी, क्या मैं थोड़ी देर आराम कर लूं? मैं बहुत थक गई हूँ। जिसके जवाब में उसकी वालिदा कहती है, बिल्कुल बेटा, जाओ आराम करो और अपना ख्याल रखो, और हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। जिस पर वो कहती है कि जी आंटी, ठीक है, जाओ, शुक्रिया। इसी के साथ वो लोग ये आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो जैसे ही वहाँ से जाती है तो वर्दा वहाँ ये सुन रही होती है। वर्दा के दिल में एहसास पैदा होता है कि मेरा भाई और मेरी भाभी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं, लेकिन मेरी वालिदा को शायद मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। वो मुझसे अकेली रहना का कह रही है। अगर मेरी वालिदा मुझे अपने शोहर के साथ रहने देती तो आज हम भी ऐसे हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते। वर्दा को यहाँ पर ये एहसास होता है कि मेरी वालिदा मेरे साथ जो कुछ भी कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। मेरी वालिदा को ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था, हत्ता कि मैं इस पर राजी भी नहीं थी, लेकिन मजबूरन मुझे अपने वालिदैन की तमाम बातों को मानना पड़ा है, तमाम बातों को। वैसे मुझे अपने शोहर के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था, ना ही मेरा शोहर इस सलूक के मुस्तहिक था। वो तमाम बातें वहाँ पर खड़ी उसके दिल में यही बातें जारी होती हैं। वो खुद से कहती है कि मैं ही कसूरवार हूँ। क्या मेरा शोहर बगैर नौकरी के मेरे लिए वो सब कुछ नहीं करता था जो मैं चाहती थी? उसे अब आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास हो रहा होता है और वो इस बात को आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज कर रही होती है कि मैंने अपने शोहर के साथ जो कुछ भी किया है वो गलत किया है। अगर आज मैं अपने शोहर के साथ होती तो शायद मेरा शोहर एक अच्छी जॉब भी ढूंढ चुका होता, लेकिन वर्दा को ये नहीं मालूम था कि अब उसका शोहर एक बड़ा कंपनी में बिजनेसमैन के अंडर काम कर रहा है और उसकी अच्छी खासी तनख्वाह भी है। ये उसे पता नहीं होता कि अब उसका शोहर एक अमीर शोहर बन चुका है, लेकिन वर्दा को ये बात मालूम नहीं होती। लेकिन अब इस बात के मालूम हुए बगैर उसे ये एहसास आहिस्ता आहिस्ता हो रहा होता है कि उसने जो कुछ भी आज तक गलत किया है वो आज उसके सामने उसके भाभी और भाई के रूप में आ रहा है। इनकी वालिदा भी खुश है और अपने भाई, बेटे
और अपनी बहू को खुश देख चुकी है। और इसी के साथ नाजरीन, यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ेबा बैंक से बाहर निकलती हैं क्योंकि उनका बैंक में कुछ काम था जिस पर वो वहाँ से कुछ पैसे निकालती हैं। ज़ेबा जैसे ही बाहर आती हैं तो बाहर बैठा शख्स उनसे कहता है कि ज़ेबा सिस्टर, अरे आप। तो ज़ेबा उनको देखकर भी हैरान हो जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि यहाँ कैसे। सबसे पहले उन दोनों के दरमियान सलाम का मुतालमा होता है। वो दोनों एक दूसरे पर सलामती कहते हैं। वो शख्स कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ज़ेबा कहती हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ेबा का ये रवैया देखकर वो शख्स पूछने लगता है कि आखिर क्या वजह है, आप हमसे क्यों नाराज़ हैं? हमसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से आप हमसे नाराज़ हैं? अगर कोई गलती हमसे हुई है तो मैं उस पर आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। अगर आप मुझे अपनी गलती के बारे में बता दें तो एक बार फिर मैं आपसे मुआफ़ी तलब करने के लिए तैयार हूँ। जिसके जवाब में ज़ेबा उससे कहती है, क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ आपने बहुत अच्छा मेरा साथ दिया। जिस तरह तुमने मेरा साथ दिया है मैं उस साथ को कभी नहीं भूल सकती। मैं तुम्हारा सारी जिंदगी ये एहसान नहीं उतार सकती। जिसके जवाब में वो शख्स ज़ेबा से कहता है कि नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा फ़र्ज़ बनता था। हर भाई अपनी बहन को अपने घर में खुश देखना चाहता है। मुझसे जितनी भी कोशिशें हुई हैं मैंने आपके लिए कोशिशें की हैं। बाकी हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है। जो वो चाहता है बिल्कुल वैसा ही होता है। हम इंसान तो अपनी तरफ से कोशिशें करते हैं, बाकी सब कुछ करने वाली ज़ात तो मेरे अल्लाह की है। बस जिसके बाद ज़ेबा कहती है कि हाँ बिल्कुल, बस मेरा वहाँ वक्त ख़त्म हो गया था। मेरा वहाँ पर जितना भी दाना पानी लिखा हुआ था सब का सब वहाँ पर ख़त्म हो गया था। हाँ, मुझे आपकी, जिस पर वो शख्स कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही है ज़ेबा भाभी, मुझे आपकी और भाई जामी की तलाक के बारे में पता चल गया था। ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते हैं क्योंकि जामी बार बार आपको जलील करता था, बार बार आपको मनाकर अपने घर ले आता और फिर आपके साथ वही सलूक करता जिसकी आप हकदार ना होती। आपके जवान बच्चे थे, लेकिन जामी को ये बात समझ हरगिज नहीं आ रही थी और वो बार बार आपके साथ वही नरावा सलूक रखता था। मुझे भी ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। मैंने जामी भाई को भी कई बार समझाया, लेकिन उनके दिमाग में ये बात बिल्कुल नहीं आती थी। आप जैसी खातून की उसने बेकदरी की है। आप देखना वो ज़रूर पछताएगा। उसकी जवान औलाद है, उसे ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। आप जैसी खातून तो किसी किस्मत वाले शख्स के ही नसीब में आएगी। ये कहकर ज़ेबा कहती है कि जी सब अब ख़त्म हो गया है, हमारी तलाक हो गई है। आप बताएं आप कैसे हैं, वर्दा कैसी है? जिसके जवाब में वो शख्स ये सुनकर कुछ देर के लिए तो खामोश हो जाता है और फिर ज़ेबा को जवाब देते हुए कहता है कि वर्दा बिल्कुल ठीक है, अपने घर में मस्त है। वो अपने वालिदैन के घर है। अब उसकी और मेरी भी तलाक होने वाली है। ये सुनकर ज़ेबा हैरान रह जाती हैं और पूछती हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी और उसकी तलाक? तुम्हारी शादी को दिन ही क्या हुए हैं? अभी तो तुम्हारा बच्चा पैदा होने वाला है और तुम वर्दा को तलाक देने वाले हो। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो मेरी बात सुनो, मेरे और मेरे शौहर के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो तुम जानते हो कि जामी किस तरह का था। मैंने बहुत कोशिशें की हैं उसे समझाने की कि हमारी जवान औलादें हैं, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। तुम जो कर रहे हो ये गलत है, सरासर गलत है। हर कोई उसे यही कहता, हर कोई उसे धुतकारता था, लेकिन नहीं मालूम
کہ اس کے دماغ میں یہ بات آخر کیوں نہیں بیٹھتی تھی، اسے اپنی جوان اولاد نظر کیوں نہیں آ رہی تھی۔ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اگر میرے اور میرے شوہر کے درمیان جو تعلقات خراب ہوئے ہیں تو میں نہیں چاہتی کہ تمہارے اور وردہ کے درمیان یہ تعلقات خراب ہوں۔ کیوں؟ جس پر جواب دیتے ہوئے وہ شخص کہتا ہے کہ سسٹر زیبا، اس کیوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید میں ان کے معیار پر، ان کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکا۔ جس کے وہ کہتا ہے کہ میں بار بار نوکری تلاش کر رہا تھا، مجھے پاکستان میں کوئی اچھی جاب نہیں مل رہی تھی، میں مجبور تھا، آخر میں کیا کرتا۔ لیکن اس کے والدین مجھے بار بار اس بار پر اصرار کروا رہے تھے کہ میں دبئی چلا جاؤں۔ میرے پیچھے بوڑھی ماں اور ایک جوان بہن ہے۔ آپ خود سوچیں، میں انہیں پیچھے اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں وردہ کے لیے وہ تمام چیزیں پوری کرتا تھا جو اس کی ضروریات ہوتی تھی۔ اس کے باوجود بھی اس نے اپنے ماں باپ کا فیصلہ مانا، اپنے ماں باپ کی اس نے مانی اور وہ یہاں سے چلی گئی۔ میں ایک غریب اس کا خاوند تھا، لیکن میں اس کے لیے مزدوری کرتا تھا، اس کے لیے فروٹس لاتا تھا، لیکن وہ میری بات پر یقین نہیں کرتی تھی۔ بار بار مجھے تانے دیتی تھی کہ تمہاری تو نوکری بھی نہیں ہے اور تم اپنے بچے کو کیسے پال سکو گے۔ یہ باتیں میری دل پر لگتی تھیں۔ میں نے بہت صبر کیا، اسے سمجھایا کہ ایسی بات نہیں ہے، پوری زندگی ہم ایسے نہیں رہیں گے، ایک نہ ایک دن تو اللہ کے حکم سے میری جاب ضرور لگ جائے گی اور ہم خوشی سے رہیں گے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے۔ کیا تمہیں یہ بات نہیں ہے معلوم؟ لیکن تم پھر بھی اپنے والدین کی باتوں کو ترجیح دیتے ہو۔ آپ کو تو پتا ہے کہ اس کے والدین مجھ پر پریشر بنا رہے تھے، حتیٰ کہ میری والدہ جب وردہ کو منانے اس کے گھر گئی تھی تو اس کی والدہ نے خود یہ اقرار کیا کہ اگر تمہارا بیٹا میری بیٹی کو نہیں پال سکتا تو تم اسے طلاق دے دو۔ یہ بات میری والدہ نے آ کر مجھے بتائی۔ پہلے تو میری والدہ کے دل پر کیا گزری یہ مجھے معلوم ہے، لیکن وہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ میری والدہ مجھے ورغلا رہی ہے۔ آخر انہیں کون سمجھائے؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے کہ میں انہیں کیا جواب دوں۔ میں ان کے لیے سب کچھ کرتا رہا، لیکن انہیں میرا کرتا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ جس پر زیبا کہتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر تم اتنے اچھے بیٹے ہو، اتنے اچھے بھائی ہو، آپ ذمہ داریاں اٹھاتے ہو، بہت ہمدرد بھی ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی بیوی کا آپ کو خیال نہ آئے؟ تم اتنے اچھے لڑکے ہو، میں تمہیں جانتی ہوں، آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نزدیک انہوں نے بہت غلط کیا ہے، بہت غلط، انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس پر وہ کہتا ہے کہ بالکل شاید ان کے نزدیک خیال رکھنا کچھ اور ہی معنی رکھتا ہے۔ سسٹر زیبا، آپ کبھی میرے گھر آئیں نا، اگر آپ چاہیں تو میں وردہ سے بات کر کے دیکھ لوں، زیبا اس سے کہتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تو میں زیبا سے بات کر لوں گی، تم چاہتے ہو تو میرے لیے کوئی مشکل والی بات نہیں ہے۔ امید ہے کہ وردہ میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ پائے گی، کیونکہ میں اس درد سے نکل چکی ہوں اور میں مزید تمہیں بھی اس درد میں نہیں رکھنا چاہتی۔ جس پر وہ کہتا ہے کہ لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں بہت سی باتوں پر صبر کر چکا ہوں، میں نے سمجھوتے کیے ہیں اور جدائی بھی برداشت کر سکتا ہوں۔ میں نے ایک اچھے انسان اور شوہر کی ہر ذمہ داری نبھائی ہے، بلکہ میں نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن کچھ عورتیں اور ان کے مطالبے انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ وردہ نے مجھے تھکا دیا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ شادی بہت آسان چیز ہے، میں نے سوچا تھا جیسے میں اپنے ماں اور بہن کو خوش رکھتا ہوں ویسی ہی بیوی کو بھی خوش رکھ لوں گا۔ بیوی آخر مانگتی ہی کیا ہے؟ میں تو یہی سوچتا تھا اور اسی سوچ نے مجھے یہی کہا۔ میں غلط تھا۔ سسٹر زیبا،
कुछ औरतों को शोहर की जरूरत ही नहीं होती, उनके लिए उनके बाप भाई ही काफी होते हैं। और जब तक वो अपने वालिदैन और भाइयों की जगह किसी और को देने के काबिल होती हैं, तब तक वो मर्द के दिल से उतर चुकी होती हैं। ये बात मैं उसे 1000 बार समझा चुका हूँ। आप और मैं शायद एक ही कश्ती में सवार हैं, बस फर्क ये है कि हमारे जिन्स मुख्तलिफ हैं। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो बहुत मुबारक है। नासिर बेटा, सुबह बिल्कुल ऐसी ही बात है जिस पर वो यानी के गाड़ी में सवार हो जाती है, लेकिन उसे उस शख्स की बातें याद आ रही होती हैं जो वो तमाम बातें याद कर रही होती हैं। इसी के साथ वो यानी के शख्स कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरी एक अच्छी कंपनी में जॉब लग चुकी है। मेरी इतनी तनख्वाह है कि मैं उस तनख्वाह से अपना घर पाल सकता हूँ। मेरे पास अब अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम चीज़ें हैं जो अगर वर्दा मेरे साथ होती तो मैं उसे वो चीज़ें दे सकता था, लेकिन शायद ये चीज़ें उसकी किस्मत में नहीं थी। शायद वो मेरा साथ नहीं दे सकती थी, शायद वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। इसी के साथ वो एक दूसरे से यही बातें कर रहे होते हैं और इन्हीं बातों की वजह से वो कहता है कि अब हमारे दरमियान ये सब कुछ हो रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वर्दा का घर दिखाया जाता है, जहां पर वर्दा की वालिदा अपने बेटे से कहती है कि सब तारीफ अल्लाह के लिए है, बहुत बहुत मुबारक हो। नासिर बेटा, सुबह उठकर सबसे पहले अल्लाह के नाम पर तुम्हें सदका देना है, क्योंकि उसे ये खुशखबरी मिल चुकी होती है कि मेरा बेटा अब बाप बनने वाला है। शादी के फौरन बाद अल्लाह ने इतनी खुशखबरी दी है। अल्लाह मेरे बच्चों को नजरे बद से बचाए। वैसे अम्मी डॉक्टर की रिपोर्ट मिलते ही हमने सबसे पहले यही किया था और अनीला के वालिदैन ने भी आज सदका दे दिया है। सब तारीफ अल्लाह के लिए। आंटी, क्या मैं थोड़ी देर आराम कर लूं? मैं बहुत थक गई हूँ। जिसके जवाब में उसकी वालिदा कहती है, बिल्कुल बेटा, जाओ आराम करो और अपना ख्याल रखो, और हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। जिस पर वो कहती है कि जी आंटी, ठीक है, जाओ, शुक्रिया। इसी के साथ वो लोग ये आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो जैसे ही वहाँ से जाती है तो वर्दा वहाँ ये सुन रही होती है। वर्दा के दिल में एहसास पैदा होता है कि मेरा भाई और मेरी भाभी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं, लेकिन मेरी वालिदा को शायद मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। वो मुझसे अकेली रहना का कह रही है। अगर मेरी वालिदा मुझे अपने शोहर के साथ रहने देती तो आज हम भी ऐसे हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते। वर्दा को यहाँ पर ये एहसास होता है कि मेरी वालिदा मेरे साथ जो कुछ भी कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। मेरी वालिदा को ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था, हत्ता कि मैं इस पर राजी भी नहीं थी, लेकिन मजबूरन मुझे अपने वालिदैन की तमाम बातों को मानना पड़ा है, तमाम बातों को। वैसे मुझे अपने शोहर के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था, ना ही मेरा शोहर इस सलूक के मुस्तहिक था। वो तमाम बातें वहाँ पर खड़ी उसके दिल में यही बातें जारी होती हैं। वो खुद से कहती है कि मैं ही कसूरवार हूँ। क्या मेरा शोहर बगैर नौकरी के मेरे लिए वो सब कुछ नहीं करता था जो मैं चाहती थी? उसे अब आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास हो रहा होता है और वो इस बात को आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज कर रही होती है कि मैंने अपने शोहर के साथ जो कुछ भी किया है वो गलत किया है। अगर आज मैं अपने शोहर के साथ होती तो शायद मेरा शोहर एक अच्छी जॉब भी ढूंढ चुका होता, लेकिन वर्दा को ये नहीं मालूम था कि अब उसका शोहर एक बड़ा कंपनी में बिजनेसमैन के अंडर काम कर रहा है और उसकी अच्छी खासी तनख्वाह भी है। ये उसे पता नहीं होता कि अब उसका शोहर एक अमीर शोहर बन चुका है, लेकिन वर्दा को ये बात मालूम नहीं होती। लेकिन अब
اس بات کے معلوم ہوئے بغیر اسے یہ احساس آہستہ آہستہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی آج تک غلط کیا ہے وہ آج اس کے سامنے اس کے بھابھی اور بھائی کے روپ میں آ رہا ہے۔ ان کی والدہ بھی خوش ہے اور اپنے بھائی بیٹے اور اپنی بہو کو خوش دیکھ چکی ہے، اور اسی کے ساتھ